अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, एक इंतहाई मुतासिबाना फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत आर्टिकल 70 के पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल पार्टीज हुर्रियत काउंसिल हैं। बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मतीन साहब आपके भी वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये इंतहाई मुतासिबाना फ़ैसला सामने आया भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस पर पाकिस्तान ने रद्दअमल का इजहार भी किया और इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। अब आगे क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तौर पर इस फैसले के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, और क्या बाकायदा तौर पर कोई डोजियर भी भेजा जा सकता है? जी, आई थिंक एक तो फॉरेन ऑफिस ने इसको हाईलाइट किया, जलील बाज जिलानी साहब ने, तो मुतलका फोरम पे पाकिस्तान इसका करता रहेगा। नेशंस की हिस्ट्री में ये चीजें अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं। इस वक्त भारत का गाजबाना कब्जा भी है, और थोड़ा उनके सुप्रीम कोर्ट बेंच की जो कंपोजिशन उसको भी देख लें। ऑल्दो ये देखने में एक ट्रिवियल मामला लगता है, इसमें जो इनके चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, वो खुद जो है ब्राह्मण है। फिर इसी तरह बेसिकली किशन कौल साहब हैं जो ब्राह्मण पंडित हैं, और सूर्यकांत है, वो भी। तो 3 जजेस तो हो गए अपर कास्ट के। 3% ब्राह्मण है और 30% की रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह फिर जो संजीव खन्ना है वो एक क्षत्रिय है, और एक उन्होंने शेड्यूल कास्ट का जज डाला था। तो मेनली इट्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, फौज, सीनियर लीडरशिप से बिल्कुल आरएसएस के कंट्रोल में है। और इस पे पहले भी बड़ी आवाजें उठी हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा जो है जो 5 अगस्त 2019 की जो एफर्ट थी भारत की, मैं उसको हमेशा पेपर ट्रांजैक्शन कहता हूँ कि आप ठीक है कागजों में इसका रद्दबदल कर दें, जोग्राफी है, हालात चेंज करें, आप डेमोग्राफिक चेंज ना, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सेंटिमेंट्स हैं कश्मीरी अवाम के, चाहे एलओसी के उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। और मेरे ख्याल में इसमें जो इस वक्त भारत ने जो किया है, जिस तरीके से ऑप्रेस किया है, जिसके अंदर इवन जो इनके प्रो इंडिया लीडरशिप है, महबूबा मुफ्ती है या उमर अब्दुल्ला वगैरह, उनके स्टेटमेंट डिस्पाइट कि मैं उनको ज्यादा वेटिंग दे, लेकिन वो भी आई थिंक दे हैव रिस्पॉन्डेड कि इस तरीके से आप मसीहत को खत्म नहीं कर सकते। तो उसमें एक तो ये, दूसरा ये है कि क्या भारत ये चाहता है कि जिस तरह हमास और फलस्तीनी उठे हैं इजराइल के खिलाफ, तो शायद एक नई वेव यहाँ से उठे। और मेरी अपनी प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट 5 ईयर में शायद ये पिकअप करेगी, जब जी। कश्मीरियों को महसूस होगा कि इनको ना तो अदालतों से इंसाफ मिला, ना हम्म। पार्लियामेंट में इंसाफ मिला, उनकी स्टेट को बाइफरकेट करके एक छोटी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर एक आप कहें लॉलीपॉप दे दिया कि इलेक्शन होंगे सितंबर में। हम्म। इसके अंदर जो एप्लीकेंट्स थे वो भी इनके अपने थे, लाइक शाह फैसल जो है कोई एक्टिविस्ट नहीं है, बेसिकली इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और इनका एक स्टूज है, और उसको एज अ सेकंड टियर पे लीडरशिप पे आगे लाना चाहते हैं। हम्म। सो ऑल टोल्ड आई थिंक इट विल अल्टीमेटली गो अगेंस्ट बेसिकली इंडिया, और कश्मीर जो इंशाल्लाह अपनी आजादी का ऑब्जेक्टिव वो भी हासिल करेंगे। हम्म। एक और चीज ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन डोमेन में, जिस तरह हम और आप कर रहे हैं, जी। ये बड़ा जरूरी है। अगर आप सिखों की तारीख देखें खालिस्तान के, उसमें इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम्म। अपना उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें भारत को बहुत ज्यादा जगहंसाई का भी सामना करना पड़ा, और उसके ऊपर काफी प्रेशर है, और इनको फिर डेथ हम्म। स्क्वाड भेजने पड़े बकायदा जाके हम्म। कनाडा और यूएस में। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू पिक अप। और हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें, कश्मीरी जो है दोनों साइड पे एलओसी के, पूरी एक रियासत है आजाद कश्मीर की, फिर पाकिस्तान है, डायस्पोरा है, वी आर मच स्ट्रॉन्गर देन सिख कम्युनिटी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हम्म। को अभी मैक्सिमलिस्ट पॉलिसी पे आगे चलना चाहिए। ठीक है, वकार खान साहब साथ रहिएगा। शेख अब्दुल मतीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, अगस्त और सितंबर में हंगामी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, और इसी बेंच के सामने जब मोदी सरकार ने बयान हल्फी जमा करवाया कि जब से 370 की शिक का खात्मा हुआ है, तो कश्मीर में अमन कायम हो गया है। इस बयान हल्फी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और कहा कि सिर्फ आइन और कानून की बात की जाएगी, जिसके बाद एक उम्मीद जागी थी कि कश्मीरियों के हक में फैसला आएगा। लेकिन हमने देखा कि आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की तरह का ही फैसला सामने रखा कश्मीरियों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब कश्मीरियों के पास सिर्फ एक ही हल है कि वो सियासी जिद्दोजहद करें, क्योंकि पार्लियामेंट और कानूनी तौर पे तो वो हार चुके हैं? देखिए, पहले तो जो ये आज फैसला आया है, हम समझते हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे कोई उम्मीद है,
उनके लिए भी आज पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम जो कश्मीरी हैं, हम समझते हैं कि हम जो रियासती दहशतगर्दी भी फेस करें, हम इकोनॉमिकल दहशतगर्दी भी फेस करें, और हम साथ साथ जो है असल में जुडिशल दहशतगर्दी भी हम फेस कर रहे हैं। उसकी बुनियादी मिसाल जो है अफजल गुरू की भी हमारे सामने है, जब कहा गया है कि कलेक्ट कॉन्शियस को मद्देनजर रख के हमने उसको फांसी पे लटकाया है। आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, हम तो इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि कश्मीर का असल में जो मसला है वो 370 आर्टिकल या 35A नहीं है। कश्मीर का मसला जो है वो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, वो है इस्तिस्वाबी राय। इसलिए 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करना न्यामुल बदल नहीं हो सकता है तहरीक आज़ादी के लिए या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से। तो इसमें जो कठपुतली लोग हैं जो ये समझते थे या उनके जहन में ये बात बैठी हुई थी, शायद हमारे लिए जो है डेमोक्रेटिक भारत और सेकुलर भारत बेहतर है, लेकिन आज इस बात से ये बात वाज़ह हुई है। ये जो उन्होंने कहा ये टेम्पररी इल्हाक था, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब है कि हम फिर 1947 पे आ गए। यानी वो बात ये है कि ये जो इल्हाक ये कह रहे थे हमने ये कश्मीरियों के साथ किया है, इसका मतलब है इसकी कोई वक़्त ही नहीं रही है। तो कश्मीर का मसला जो है ये भारत और कश्मीरियों के दरमियान नहीं है, ये हमें पहले जहन में रखना चाहिए। कश्मीर का मसला जो है ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। कश्मीर के हवाले से सलामती कौंसिल की 18 करारदादें जो है पास हुई है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट सामने आई है। तो इसलिए हम समझते हैं ये जो भारत का आज फैसला आया है हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं, और हम समझते हैं भारत ने जो असल में जो उसके अज़ाइम है वो डेमोग्राफी को चेंज करना, जिसके लिए उन्हें अमली इक़दाम किए हैं। एक बार फिर से भारत खुलकर सामने आया है। शेख साहब साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस तरह का फैसला भारतीय अदालतों की जानिब से आया है। बाबरी मस्जिद वाला मामला हमारे सामने है, उससे पहले अजमल कसाब का इशू, फिर ये भी जिक्र किया शेख अब्दुल मतीन साहब ने अफजल गुरू का जो मामला हुआ था, आर्टिकल 370। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो कनाडा के साथ और फिर यूके के साथ जो मामला हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, इन तमाम इश्यूज को अगर कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इंटरनेशनल वर्ल्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं? इसमें एक तो आई थिंक आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुसलमानों का जहां तक ताल्लुक है, चाहे मेन लैंड इंडिया में ऑक्युपाइड कश्मीर में कभी भी इंसाफ नहीं मिला। इसमें जो अयोध्या का आपको याद होगा, जो बाबरी मस्जिद का मामला था, उस पे भी इसी तरह का 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट का बेंच था और उसके अंदर भी ब्राह्मण डोमिनेटेड थे। अच्छा, इसी तरीके से जो है समझौता एक्सप्रेस है, उसके जो है लेट्स से कर्ता धर्ता इनको छोड़ दिया गया। इनकी एक साध्वी प्रज्ञा ठाकर हैं जो इस वक्त लोकसभा में बैठी हुई, ये इन्वॉल्व हैं असैसिनेशंस में। अभिनव भारत और सनातन सांसद, उनको छोड़ दिया गया और वो बेसिकली शी इज नाउ मेंबर ऑफ लोकसभा, शायद अगली दफा भी जीत जाएंगी। तो ये बड़ा क्लियर है कि जहाँ पे मुसलमान की बारी वहां पे इंसाफ बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से दिल्ली रॉयट्स में मुसलमानों के घर जलाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, इसमें हम नहीं पढ़ते। तो एक तो ये है। दूसरा आ जाता है कि मेनली अभी जो है कश्मीरियों के पास या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है, वो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारी अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो चाहे वो कश्मीरी डायस्पोरा है जो और पाकिस्तानी मिला के करोड़ों में है बाहर, जो स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में। इसकी अगर आप लिंक करें जो सिखों की तहरीक है, उसमें आई थिंक कुछ एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने तब परसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो किया कि भारत पे एक प्रेशर आया और खालिस्तान की मूवमेंट ने, खालिस्तान रेफरेंडम ने दोबारा असर उठाना शुरू किया है। और मेरे ख्याल में अगर उस तरीके से वो परसू करते हैं तो मे भी अगले 5 से 10 साल में अपना ऑब्जेक्टिव तक हासिल कर लेंगे, डिस्पाइट के खालिस्तान यूएन के एजेंडा पे नहीं है। हमारा जो केस है कश्मीरियों का और पाकिस्तान का, वो बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूएन के इसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं, बायलैटरल मायदे भी हैं जिसके तहत स्टिल इसको रिजॉल्व करना है। फिर इंडिया का अपना कानून जो जो भी था, लेट्स से अगर स्टेट के लॉज चेंज करने, उसमें स्टेट की पार्लियामेंट से पूछा जाता है। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो भी नलिफाई कर दिया, बिल्कुल स्टेट को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई और उन्होंने सिंपली एक चीज दी कि ये चूंकि अटूट अंग है और ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, तो ये जोर जबरदस्ती है। ना इजराइल कर सका फलस्तीनियों को इंटीग्रेट और ना उनकी जमीनों पे जो कब्जा था, डिस्पाइट ऑल दी ऑपरेशन। आप देखा कि वो स्टोन पेल्टिंग या संगबाजी से अभी आ गया मिसाइल वॉरफेयर। क्या भारत ये चाहता है कि कश्मीरी जो लेट्स से स्टोन पेल्टिंग भी करते रहे, इनका यूथ भी लड़ता रहा, कि वो एक स्टेज पे आके फिर एक जी। पूरी वॉर में चला? आई थिंक भारत हैज टू रियलाइज इट। और इसमें पाकिस्तानी अवाम, मीडिया
डायस्पोरा सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल बनता है। ये इवेंट टू इवेंट एफर्ट नहीं होनी चाहिए, एक जी। ऑब्जेक्टिव आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस पे काम कर रहा है। 5 साल का आप प्लान करें, उसके ऊपर बिल्कुल लग सर, जाए आप इंशाल्लाह यही ताला कह रहे हैं कि कश्मीरी अगर आज़ादी वहाँ का पर सूरज। जुल्म और बर्बरियत रवा रखी जाएगी तो आज़ादी की तहरीक मज़ीद मुतहरिक होगी। मतीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आज के फैसले में ये भी कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराने के हवाले से भी इकदामात करवाए जाएँ। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कि वहाँ पर मोदी सरकार ने अपना असर व रसूख रखा था, जो कश्मीरी जमातें थी वो वहाँ पर सुरखरू हुई थी। अगर मोदी सरकार अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाते हुए मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन करवाती है तो क्या मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ेगी या फिर मोदी सरकार इलेक्शन को मैनेज कर लेगी? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज तक जितने भी इलेक्शन मकबूजा कश्मीर में हुए हैं, हमारे सामने नतीजा सामने है। कश्मीर का मसला जो मैंने आपसे गुजारिश की है, ये कोई इलेक्शन और सिलेक्शन का मसला नहीं है, बल्कि ये वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो सिलेक्शन ही होते हैं। अच्छा। दूसरा, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त है, उसका जो हिंदुत्वाना एजेंडा है, ये हम कहते हैं कि ये पहले ही फैसला बना हुआ था, क्योंकि उनको इलेक्शन की तरफ जाना है, हिंदुस्तान में भी इलेक्शन की तरफ जाना है, तो उसमें ये भारत को, क्योंकि भारत ने पहले ही, जो ये बीजेपी है, उन्होंने कहा था हम 370 आर्टिकल को हम इन्हें खत्म करेंगे। हम समझते हैं अदलिया और ये जो बीजेपी है, ये ऑल जो है, ये पहले ही सिक्योरिटी लिखा गया था, ये पहले ही सब कुछ जो थे मैनेजर था, और इन्होंने इस वक्त पे ऐलान कर दिया है। तो इसलिए इस हवाले से उनकी आंखें, जो आप देख लीजिए, ये जो लोग हैं कठपुतली जिनको हम कहते हैं, चाहे वो वुज़रा आला रहे, 3 हमारे पास महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, उनका बेटा है, या जो इनके साथ रहे हैं, उनके आज आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, उनकी आप आज बातें देख लीजिए, वो भी ये कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया है, हमें जो है नारों में लगाया गया है। तो इससे पता चलता है कि भारत की असल में मजमूम अज़ाइम क्या है, और इलेक्शन जो भारत वहां पे कराना चाहता है, आप देख लीजिए कितने अरसे से वो कह रहे हैं हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन करेंगे। अगर वो करेंगे भी, क्योंकि फौज उनकी वहां पे मौजूद है, 10 लाख से ज्यादा है, वो इलेक्शन नहीं होगा, वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। हमारे साथ शेख अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इंतखाबात की, कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातों के रहनुमाओं का पारा हाई हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ चढ़कर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सियासी हमले कर रही है। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इलेक्शन में वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें खौफ है। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है ताकि इलेक्शन में कामयाब होकर खुद को बचा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग को कड़ी तनकीद बनाया। क्या कहना था उनका, आपको दिखाते हैं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। आप हमारे साथ देंगे तो फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। जो 12 साल पहले सदर जरदारी ने सदर होते हुए एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस है उसको रिव्यू किया जाए, और अब ठीक 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की ये सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा सियासी डेवलपमेंट्स को अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर यूं तो लग रहा है कि ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये बज़ाहिर सिर्फ इंतखाबात को, इलेक्शंस को एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश है ताकि पता चले कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौजूदा डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है?
देखिए, ये बात बिल्कुल वजह है। हमारे यहाँ इंतखाबात होते हैं तो सियासी जमातों के पास इश्यूज तो कोई भी नहीं होते, और पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम जो है वो इश्यूज की बुनियाद पे नहीं चलती, बल्कि इल्जामात और एक जिसे कहते हैं एक दूसरे की किरदार कुशी पे चलती है। यही वजह है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो हम देखते हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे पर खुलकर इल्जामात लगाती हैं, और उस इल्जामात लगाते हुए अपनी आखिरी हदें भी वो क्रॉस कर जाते हैं। यही इस वक्त सूरत हाल हमें PTI, PMLN, JUI और पीपल्स पार्टी की सियासत में देखने को मिल रहा है। और ये बदकिस्मती है कि इल्जामात की सियासत के अंदर इंतखाबी मुहिम जो है उसमें तलखियाँ बढ़ती हैं, उसमें इख्तलाफात को अंदर दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं, और इससे हासिल कुछ नहीं होता बल्कि मजीद महाजराई और टकराव का माहौल पैदा होता है। अब यही पीपल्स पार्टी थी जो भी 16 माह तक PMLN की इत्तेहादी हुकूमत रही, उस वक्त सब कुछ अच्छा था। जैसे ही अब इलेक्शन के लिए बाहर निकले हैं तो सारा इल्जामात मुस्लिम लीग नून को देना शुरू कर दें, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को देना शुरू कर दें, PTI जो है वो इन दोनों जमातों को देना शुरू कर दे या फजलुर रहमान देना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि हम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और बिलावल साहब जिस लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं उससे सियासी तलखियों में भी इजाफा होगा, उससे माजराई में भी इजाफा होगा। 11 महीने पहले सिर्फ एक सियासी जमात थी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी, अब भी कर रही है, लेकिन आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात करना शुरू कर दी है। इवन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि सीट एडजस्टमेंट कौन करवाता है हम सबको मालूम है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है? पीपल्स पार्टी को गिला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सारी सहूलतकारी जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दी है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के चहीते बन गए हैं। और बल्कि नवाज शरीफ साहब को अब लाडला प्लस कहा जाता है। इमरान खान को तो लाडला कहा जाता था, नवाज शरीफ साहब को लाडला प्लस कहा जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी को गिला ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलनी चाहिए थी, यानी जो लाडला प्लस का खिताब हमें मिलना चाहिए था, वो मुस्लिम लीग नून को क्यों मिला है। हमने तो ज्यादा खिदमत की है एस्टेब्लिशमेंट की, हर मौके पे की और भी कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बिलावल साहब का मुतालबा है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि एस्टेब्लिशमेंट हम पे शफकत का हाथ रखे, हमें वजारत उज़्मा दे, हम ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। सलमान साहब, ये लाडला प्लस का जो तासुर है ये होने के बावजूद फिर मियां नवाज शरीफ क्यों 2-2, 3-3 सीटों के लिए दर जा रहे हैं, जाके सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं? ये कि उनको बता दिया गया है कि जो भी जमात हुकूमत बनाएगी उसके पास अक्सरियत नहीं होगी, और ये कोलिशन गवर्नमेंट्स होंगी, जैसे PDM की हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी के साथ। और यही सारी सियासी जमातें जो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद एक कौमी हुकूमत की शक्ल में या एक कोलिशन गवर्नमेंट की शक्ल में, मखलूत हुकूमत की शक्ल में सामने आएंगी, और सारी सियासी जमातें जो है उसमें फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। और ख़ास तौर पे जो छोटी जमातें हैं जिसमें MQM शामिल है, बाप पार्टी शामिल है, ANP शामिल है, JUI शामिल है, यही हुकूमत बनाने में फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के पास भी ऑप्शन ज्यादा नहीं है, वो इन्हीं तमाम जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बल्कि इसमें 2-3 और नई जमातें भी शामिल हो गई हैं। अब उनके इत्तेहादियों में मुस्लिम लीग काफ भी शामिल हो गई है, और उनके इत्तेहादियों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल की जा रही है, और आगे जाकर आप देखेंगे कि परवेज खट्टक की जो PTI पार्लियामेंटेरियन है वो भी इसका हिस्सा बना दी जाएगी। बिल्कुल, इंतखाबात करीब हैं, इसलिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि कौन किसके साथ इत्तेहाद करता है। हमारे साथ सीनियर तज्जिया का सलमान आबिद साहब मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में हर गुजरते दिन के साथ जराइम की शरह में इजाफा देखने में आया है, खुसूसन बच्चों के अगवा और उनके लापता होने के वाक़यात में तेज़ी देखने में आई है, और इस हवाले से आदादोशुमार जो सामने आए हैं वो यकीनन होशरुबा हैं। क्या आदादोशुमार है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। रवां साल 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हो गए, जबकि 250 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों के वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों की राह तक रहे हैं। रवां साल जनवरी 2023 में 98, फरवरी में 112, मार्च में 85 बच्चे लापता या अगवा हो गए। अप्रैल में 48, मई में 91, जून में 132 और जुलाई में 122 बच्चे लापता हुए। अगस्त में 164, सितंबर में 165, अक्टूबर में 130 और नवंबर में 100 से ज्यादा बच्चे अगवा और लापता हुए। कराची में रहने वाले लोगों का इस हवाले से क्या कहना है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से बयां किए हैं, आइए वो सुन लेते हैं। सर, पुलिस हमारी की जो है ना किसी काम की नहीं है, पुलिस हमारी कोई काम ही नहीं करती। अगर हमारी पुलिस सही हो जाए तो सारी करप्शन ही ख़त्म हो जाए। ये तो माँ बाप का कसूर है ना। देखें, वो बच्चों की केयर उनको करनी चाहिए ना, बच्चों की केयर, और वो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बाहर निकाल देते हैं। मेरा बच्चा भी 21 साल में अभी तक इसका पीछे पीछे रहती हूँ। पुलिस का तो आपको ओवरऑल भी देखें किसी चीज़ में भी किरदार है ही नहीं, मतलब ना सिर्फ अगवा में, बाकी चीज़ों में भी कोई हेल्प आउट नहीं होती नहीं।
इवन ना सिर्फ पुलिस बल्कि और भी जो अदारे हैं हमारे, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो सैलरीज लेते हैं लोगों को परेशान करने की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहमीर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और तमाम तर डिटेल्स लेंगे। जबकि इनके साथ हमें ज्वाइन किया है कलीम इमाम साहब ने, जो कि साबिक IG सिंध हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहमीर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा कि कराची में जराइम की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है और पुलिस का इस तमाम तर मामले में क्या मौकिफ है? जी देखें, अगर ये बच्चों के अगवा और लापता होने की बात की जाए तो रवां साल का जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 1255 के करीब ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ उम्रों के जो बच्चे हैं वो लापता और अगवा हुए और मुख्तलिफ इलाके इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर अगर होने की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर रहा, जबकि सिर्फ एक माह में यानी कि सितंबर के महीने में 160 के करीब बच्चे लापता या अगवा हुए हैं। लेकिन इसमें एक खुशकिस्मती की ये बात है, एक अच्छा साइन है कि तकरीबन 950 के करीब जो बच्चे ऐसे हैं इस रवां साल के दौरान जो लापता या अगवा हुए, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो रिकवर कर लिए गए, उनको बाजियाब करा लिया गया या फिर वो अपने अहल खाना तक खुद वापस लौट आए। अच्छा, एक गौरतलब ये बात है कि सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप इस क्राइम के इसमें फॉल करता है या फिर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो 11 से 15 साल के बच्चे बच्चियां हैं जो कि लापता या अगवा होने के जिनके वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये ऐसी उम्र होती है जिसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे केसेस भी सामने आए कि जो अपनी मर्जी से ही घरों से चले गए और फिर वापस घरों को जो लेकिन बहरहाल इसमें जो पुलिस का किरदार है वो कोई ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। शामिर साथ रहिएगा, कलीम इमाम साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। कलीम साहब, जो पुलिस का किरदार है इस तमाम तर मामले में वो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। अभी हालिया वाक़यात भी हमारे सामने हैं जहाँ पर पुलिस एहलकार ही इन वारदातों में मुलव्विस दिखाई देते हैं। क्या वजह है, आज तक इस डिपार्टमेंट को सही क्यों नहीं किया जा सका, खुसूसी तौर पर सिंध की और कराची की बात करें हम तो? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। ग्रेटफुल। बिल्कुल ये कंसर्नफुल बात है कि मिसिंग चाइल्ड और अडॉप्शन की जो आपने बात की, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन बच्चे जो हैं हर साल जो है वो मिसिंग या अडॉप्शन की जिम्मत में आते हैं। यानी कि ये क्राइम पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और हमारे यहाँ भी उसी तरह एग्जिस्ट करता है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। आप बिल्कुल पुलिस को कह सकते हैं कि कुछ जगह वो नाकाम हुई होगी, कुछ जगह रिकवरीज भी हुई, जैसे आपके अभी जो प्रोग्राम के जो रिपोर्टर थे वो बता रहे थे, लेकिन सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर आप जिम्मेदारी समझेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल पुलिस की हो सकता है कहीं कोताही हो, कहीं उनका काम भी हो, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसकी वजह से सारे मसले मसाइल ये चल रहे हैं। आप हर चीज रिस्पॉन्स पे नहीं डाल सकते। आपने देखना है कि ये तरफ जो है इसमें जैसे आप कहें कि फल क्यों उग रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। आपने रूट कॉज पे जाना है। बुनियादी तौर पर रूट कॉज ये कि आपकी आबादी बहुत बढ़ रही है, बड़े शहरों में कोई सिस्टम नहीं है, सोशल वेलफेयर का सिस्टम नहीं है। आप इंग्लैंड में चले जाए, अगर उनको सिर्फ ये रिपोर्ट हो जाए कि माँ बाप बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे हैं तो वो माँ बाप बच्चा ले लेते हैं और फिर स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ आप देखते हैं कि 5 बच्चे मोटरसाइकिल पे भी बैठे जा रहे हैं, तो इसमें कुछ कसूर तो पहले सबसे पहले आप डालें उन कम्युनिटी का, तो उनको ये एहसास कर जाए कि उनकी एक जिम्मेदारी है और किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। दूसरा फिर जो कलीम साहब, नो डाउट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पुलिस के हवाले से मामलात सामने आते हैं या जिस तरह से क्राइम रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसमें पुलिस का किरदार हमें ना होने के बराबर दिखाई देता है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह तो होगी। ठीक है, आपके सवाल का बुनियादी एक आप बारे में बात, हम क्योंकि रहे हैं पुलिस, हम तो आपको कह रहे हैं पुलिस रिस्पॉन्स करें और हम सब जो है मुख्तलिफ वक्तों में ये कहते रहे कि अगर आपने पुलिस को ठीक करना है तो ये तरीके हैं जो दुनिया ने अपनाए और आप ये अपनाएं। खाना कैसा है, खाने के मसाइल क्या है, खाना कैसे ठीक हो सकता है, ये सब, लेकिन ये ठीक नहीं होते क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार होते हैं लोग पुलिस को बुनियादी तौर पर वो टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने मकासद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बजाय से कि वो प्रोफेशनल फोर्स बने। आप देखें, आप किसी जगह दुनिया में या पाकिस्तान में भी आप सोच समझ के किसी को लगाएं, फिर उसको टेन्योर दें, फिर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दें, तो उससे हिसाब किताब लें, उसको रिसोर्सेज दें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एक गलत आदमी को मैच करने भेज दें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो
प्लान भी बनाया आपके लिए और नया रिफॉर्म्स के साथ, लेकिन इसके साथ साथ आप हर चीज पुलिस पे नहीं डाल सकते। इस मामले में हेल्थ के तो इन रिफॉर्म्स को कलीम साहब कभी क्या ट्राई किया गया है, इनिशिएट किया गया है? थाना कल्चर में तब्दीली लाने के दावे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमली तौर पर अब तक क्या हो पाया? तौर पर पुलिस ऑर्डर 2002 आया, ऑर्डर आने के बाद इस्लामाबाद में नाफिज हुआ तो दावा खुलाफा, बाकी सारी गवर्नमेंट ने उसको तब्दील कर दिया। वहां सवाए पंजाब में वो चल रहा है, सिंध ने अपना कानून बना लिया, बलूचिस्तान ने अपना बना लिया, केपी का चले बहुत वो बन गया। तो आप किसी कॉन्सेंसस पे आई नहीं। तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि वो भी बड़ी साइंस थी कि थाने ने कैसे ठीक करना है, आपकी नीयत है ठीक करने की भी आप सोच, और दूसरा क्या आप हर चीज जो है वो पुलिस पर डाल देंगे? क्या शहर में आग इसलिए लग रही है कि फायर ब्रिगेड मौजूद है, शहर में लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं कि डॉक्टर्स मौजूद हैं? बिल्कुल सर, पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है और हर सियासी जमात इक्तदार में आने से पहले पुलिस में रिफॉर्म्स के हवाले से बात करती है, लेकिन इक्तदार में आने के बाद हम देखते हैं कि वो रिफॉर्म्स हो नहीं पाती हैं। तो हमारे साथ कलीम इमाम साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से ज़्यादा तफसील से बात कर सकें और जान सकें कि आखिर क्या वजूहात है कि ये मामलात ऐसे ही मौजूद रहते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। केपी के जिला करक में गैस से भरे प्लास्टिक बैग में आग लगने से 10 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया जिला करक की तहसील बांडा के इलाके में पेश आया, जहां प्लास्टिक के बड़े थैलों में मौजूद कुदरती गैस में आग लगने से धमाका हो गया, जिसमें बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। खालिद खटक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। खालिद, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से और नुकसान अब तक कितना रिपोर्ट हुआ है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की डे में मौजूद हूँ, जहाँ पर तहसील बांडा दऊसा के इलाका इसर कुमारी में जो गैस का नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें 10 के करीब बच्चे जुलस के जख्मी हुए थे, जिसमें 2 की हालत तशवीशनाक थी और उसको पेशावर मुंतकिल किया गया था। लेकिन अभी ताज़ा इतला के मुताबिक जो पेशावर मुंतकिल किए गए थे उसमें एक बच्चा जो है जख्मी किताब न लाते हुए अभी जाम हक हो चुका है, जबकि यहाँ पे जो बाकी मरीज यहाँ पे लाए गए थे उनमें से 5 को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 3 की इलाज जो है वो जारी है। यहाँ पे जो मजीद यहाँ पे 2-3 बच्चे यहाँ पे हैं वो अभी ज़ेरे इलाज हैं, जिसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खालिद खटक मौजूद थे और इस खबर के हवाले से तमाम तर डिटेल्स हमें बता रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि मुल्क भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हारून ताहिर मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। हारून, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? खाद की बोरी कितने में मिल रही है? जी बिल्कुल, सूबा भर की तरह मुल्तान शहर में भी DAP खाद की सप्लाई शदीद मुतासिर है, किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है और फसल की गंदम की जो फसल है उसकी काश्त काफ़ी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुल्तान शहर के अंदर DAP खाद की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मुतअद्दिद दुकानों पर DAP की खाद जो है वो इस वक्त किसानों को नहीं मिल रही, और अगर कहीं पर मिल भी रही है तो भारी भरकम रेट्स जो हैं किसानों से मौसूल किए जा रहे हैं। अगर सरकारी रेट्स के हवाले से बात की जाए तो सरकार की जानिब से 7500 से 8000 रुपये 50 किलो फ़ी बोरी के रेट्स मुख्तस किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इस वक्त मार्केट्स में 13,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये फ़ी बोरी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और ऐसे में महकमा ज़राअत की जानिब से DAP खाद को सस्ते रेट्स पर फ्राहम करने के लिए कार्रवाइयों का जहाँ एक तरफ सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब खाद ना मिलने पर किसान भी इंतहाई परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, तो मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से हारून ताहिर हमें बता रहे थे। फैसलाबाद का रुख करते हैं और तौसीम अब्बास से जानते हैं कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है। तौसीम, बताइएगा, क्या फैसलाबाद में खाद मिल रही है? जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और किसान पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक अहम जुज़ है। किसान के बगैर पाकिस्तान की खुराक की ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन देखने में इस वक्त ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किसान को जो है वो खाद खरीदने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जानिब से ये मौका इख्तियार किया जा रहा है कि जब गवर्नमेंट हमारे से जो गंदम है वो सरकारी रेट पर ख़रीदती है तो हमें जो खाद है वो सस्ते रेट पर मुहैया क्यों नहीं की जाती। हम सारा साल जो है मेहनत कर कर अपनी फसल उगाते हैं, लेकिन जब खाद डालने का वक्त आता है तो गवर्नमेंट की जानिब से हमसे कोई ताउन नहीं किया जाता। फैसलाबाद के अंदर भी अगर मैं कीमतों की बात करती हूँ तो कीमत इस वक्त जो है 3800 रुपये से, यूरिया खाद की कीमत 3800 रुपये से लेकर जो है
तकरीबन 6,000 रुपये तक जो खाद फरोख्त हो रही है, जिसकी जानिब से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक कीमत कम नहीं होगी हमारी कुव्वत ख़रीद नहीं है, हम खाद को ख़रीद नहीं सकेंगे। और जो माफिया हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं, इंतज़ामिया की जानिब से किसानों के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। माफिया जो है चीज़ों को महंगे दामों फरोख्त कर रही है। जी, तो फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है, खाद अवेलेबल नहीं है और ब्लैक में बेची जा रही है। अलीपुर की बात कर लेते हैं, अज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर, बताइएगा अलीपुर में क्या सूरत हाल है, किसानों को क्या खाद मिल रही है यहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। ज़री तहसील होने की वजह से यहाँ पर तमाम तर फसलात बड़े पैमाने पर काश्त की जाती हैं। इस साल तहसील अलीपुर में 95,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त गंदम की फसल जो है वो खाद के मरहले में पहुँच चुकी है। तो दूसरी तरफ अलीपुर में जो खाद माफिया है वो भी बेलगाम हो चुका है। अलीपुर मार्केट में जो है खाद ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही थी और जो 2 नंबर जेली खाद है उसको भी जो है ना वो धड़ल्ले से जो है ना वो फ़रोख्त किया जा रहा था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया और कार्रवाइयाँ की है। अलीपुर के काश्तकारों की मकामी इंतज़ामिया और आला हुकाम से अपील है कि खाद की फरहमी को मार्केट में यकीनी बनाया जाए और सरकारी निर्ख पर जो है वो दस्तयाब की जाए, ताकि अलीपुर का काश्तकार हमेशा की तरह जो है वो बर वक्त अपनी फसल को सिराब कर सके, खाद दे सके और बेहतर औसत पैदावार हासिल करके हमेशा की तरह मुल्क की मईशत में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। जी, तो जैसा कि मुल्क भर में खाद की किल्लत है, काश्तकार परेशान हैं, भेरा में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख जावेद से। शाहरुख, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या खाद दस्तयाब है या नहीं? जी बिल्कुल, तहसील बेरा में गंदम की बिजाई के बाद किसान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मार्केट में खाद माफिया मुतहर्रक है। किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। DAP 15,000 से 16,000 जबकि यूरिया 5,000 में फ़रोख्त की जा रही है। किसानों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें हमारी काश्त की गई गंदम की फसल को पहला पानी लगाने के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत है, जो कि मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। अगर मिल भी जाए तो ब्लैक में 5,000 रुपये में मिलती है, जिससे हमारा माशी कत्ल हो रहा है और हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मुल्क की मईशत में ज़राअत की अहमियत के बावजूद किसान को मजबूत करने की बजाय इन्हें कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके असरात पूरे मुल्क में पड़ेंगे और मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। खाद की नायाबी और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से इस साल गंदम की पैदावार 15 से 20% तक मुतासिर होने का खदशा है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, मुल्क भर में काश्तकारों की ये शिकायत बरकरार हैं और इनके अजाले के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू तक इन तमाम तर शिकायत का अजाला हो जाएगा और खाद के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में देख सकें कि क्या इकदाम निगरान हुकूमत की जानिब से इस हवाले से उठाए गए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना है। खुदा हाफिज़।